हेलो बच्चों, आज 19 सितंबर 2020 की आपकी सामाजिक विज्ञान की जो वर्कशीट है, ये आपकी वर्कशीट नंबर 33 है। इसमें सबसे पहले आपको अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। यह वर्कशीट आपके इतिहास विषय के पाठ यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित तीसरी वर्कशीट है। और इससे पिछली वर्कशीट में हमने क्या था, उदारवाद को समझा था। और इस वर्कशीट में हम 1815 के उपरांत यूरोप में जो रूढ़िवाद का उदय हुआ था और उसकी उस समय यूरोप में क्या भूमिकाएं थी, हम इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल रूढ़िवाद शब्द ऐसे व्यक्ति या समाज के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो किसी भी प्रकार के आधुनिकीकरण या बदलाव के खिलाफ होते हैं और उन्हें पुरानी चीज़ों से ही ज़्यादा लगाव होता है। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप में सरकारों का झुकाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। यानी कि जब 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई तो यूरोप की सरकारों का झुकाव दोबारा रूढ़िवाद की तरफ हो गया। वो दोबारा से राजतंत्र को स्थापित करना चाहते थे, यानी कि हर राज्य में एक राजा का शासन होना चाहिए और उसकी प्रजा होना चाहिए। ऐसी वो प्रथा दोबारा से लाना चाहते थे। अब अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप इन रूढ़िवादियों ने पहले से स्थापित संस्थाओं जैसे राजतंत्र और चर्च, रीति रिवाजों और रूढ़िवादी परंपराओं को दोबारा से मान्यता दे दी। यानी कि यूरोप में जो थोड़े बहुत बदलाव हुए भी थे तो उन्होंने उनको पूरी तरह से नकार कर यूरोप को फिर से पहले वाले स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। इन्होंने तेजी से बदलाव के स्थान पर क्रमिक परिवर्तन पर जोर दिया। मतलब अगर बदलाव हो भी तो वो धीमी गति से होना चाहिए, क्योंकि राजतंत्र और सीमांतवादी व्यवस्था के समर्थकों को ये डर था कि अगर लोकतंत्र स्थापित हो गया तो उनका क्या होगा। इसीलिए वे रूढ़िवादिता और पुराने रीति रिवाजों को ही पकड़कर चल रहे थे। अब इसी परिप्रेक्ष्य में 1815 में वियना में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे कांग्रेस कहा गया। और इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया था और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की थी। इसी कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर भी किए गए थे। ये हस्ताक्षर उन देशों के द्वारा किए गए थे जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इस संधि का मुख्य उद्देश्य ही नेपोलियन के समय में आए बदलावों को पूरी तरह से बदल देना था। इन देशों में रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा और ब्रिटेन शामिल थे और ये सभी यूरोपियन शक्ति के प्रतिनिधि थे। आइए अब हम वियना संधि की विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली जो विशेषता है कि फ्रांस में जिस बूर्बो राजवंश का फ्रांस की क्रांति से पहले शासन था, उसी राजवंश को दोबारा से स्थापित कर दिया गया। ठीक है जी। तो पहली विशेषता क्या थी वियना संधि की, यानी कि वियना संधि के मतलब कि क्या क्या बातें थी मेन, तो वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली जो इसकी विशेषता थी वो यही थी कि फ्रांस में जब फ्रांस की क्रांति हुई थी और उससे पहले जो बूर्बो राजवंश था, दोबारा से क्या हुआ, उसी राजवंश के शासन को स्थापित कर दिया गया और लुई 16वें उसी राजवंश से संबंधित थे। दूसरा, इन्होंने रूढ़िवादी परंपरा को दोबारा से कायम करने का प्रयास किया, यानी कि इनके द्वारा किए गए सभी कामों में रूढ़िवादिता उस टाइम पर साफ झलकती थी। तीसरा, नेपोलियन ने जिन इलाकों को जीता था और अपने शासन में मिलाया था उन्हें फ्रांस से अलग कर दिया गया। अब इसी के साथ फ्रांस अब दोबारा से भविष्य में कोई नई समस्या ना खड़ी कर दे तो फ्रांस की सीमा पर कुछ नए राज्यों का गठन कर दिया गया, जिनमें प्रमुख स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, नीदरलैंड और बेल्जियम आदि का यहाँ पर गठन किया गया। अब इस वर्कशीट में हम आगे दो ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जिनकी यूरोप में राष्ट्रवाद में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की भूमिकाएं थी। ठीक है, यानी कि हम दो ऐसी पर्सनैलिटीज हैं ये कि इनका क्या था कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद पनपा था उसमें इसमें एक की सकारात्मक भूमिका थी और एक की नकारात्मक भूमिका थी। आओ हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले जो पर्सन है वो है ड्यूक मैटरनिक, जिनका नाम अभी हमने ऊपर पढ़ा भी था। तो इनका जन्म 15 मई 1773 को हुआ था और ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। और यूरोप में राष्ट्रवाद में इनकी नकारात्मक भूमिका रही थी। ठीक है जी। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम ज्यूसेपी मेत्सिनी है और इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और इनकी यूरोप में राष्ट्रवाद में सकारात्मक भूमिका रही थी। जो जेनेवा, जहां पर इनका जन्म हुआ था मेत्सिनी का, जेनेवा बेसिकली स्विट्जरलैंड में स्थित है। आइए अब हम इन दोनों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ड्यूक मैटरनिक का जन्म 15 मई 1773 को हुआ था और वे ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। 1814 से लेकर 1848 तक इन्होंने यूरोप के राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि ये उस समय यूरोप की राजनीति के केंद्र बिंदु थे। इन्होंने यूरोप के राजनीतिक हालातों पर एक टिप्पणी भी की थी जो काफ़ी फेमस टिप्पणी थी कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है।
ठीक है जी। ये टिप्पणी क्या है, जब इन्होंने की थी तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी, और आपके बच्चों एग्जाम के पर्पज़ से भी आप इसको याद रखें कि ये टिप्पणी किस पर्सनैलिटी या किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी। अच्छा, ऐसा जो मैटरनिक थे, इन्होंने इसलिए कहा था कि उस समय फ्रांस कुछ भी करता था तो पूरे यूरोप में क्या है, समस्या खड़ी हो जाती थी। वियना संधि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि वियना की अध्यक्षता, जो वियना संधि की अध्यक्षता थी, वो इन्होंने ही की थी। नेपोलियन युद्ध के बाद यूरोप की पुनर्रचना और पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, यानी कि नेपोलियन को जब हरा दिया गया था, या फिर नेपोलियन के साथ जब युद्ध के बाद, तो यूरोप में जब दोबारा से क्या है कि वहाँ पर संस्थाओं का क्या है पुनर्रचना की जाने लगी, और जो पुराने राजतंत्र की पुनर्स्थापना जो करी जानी थी, उसमें इन्होंने क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि ड्यूक मैटरनिक की 3 महत्वपूर्ण भूमिकाएं थी। यानी कि पहला तो यूरोप की राजनीति में उनका दबदबा था, दूसरा वियना संधि में इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और तीसरा इनका रूढ़िवादिता को दोबारा स्थापित करने में महत्वपूर्ण स्थान था। आइए अब हम दूसरे व्यक्ति जिनका नाम जुसेपी मैत्सिनी है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इनको मैत्सिनी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। अब उस समय जब राजतंत्र था तो ये इस तरह के संगठन समाज विरोधी माने जाते, यानी कार्बोनारी टाइप के जो संगठन हुआ करते थे, ये क्या थे, ये समाज के विरोधी माने जाते थे, क्योंकि ये लोकतंत्र और क्रांति की बात करते थे और ये राष्ट्रवाद की बात करते थे। ठीक है, अब ये भी लोकतंत्र और क्रांति और राष्ट्रवाद के समर्थक थे, तो इन्होंने भी क्या है इस तरह इस संगठन में भाग ले दिया। भाई अब जहाँ पर जो समाज है वो एक रूढ़िवादिता वाली सोच वाला समाज है, या राजतंत्र को स्थापित करने वाला समाज है, तो वो अब ऐसे लोग जो लोकतंत्र और क्रांति की बात करेंगे या राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनको क्या है, वो समाज विरोधी ही मानेंगे। अब 24 साल की उम्र में, यानी कि काफ़ी युवावस्था में थे उस टाइम, तो इन्हें 1831 में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए क्या है देश निकाला दे दिया गया, जो कि इन्हें इटली से दिया गया था। जिसके बाद इन्होंने 2 और गुप्त संगठनों की स्थापना की। एक तो मरसेई में यंग इटली था, और एक बर्न में स्थापित किया गया था जिसका नाम यंग यूरोप था। ठीक है जी। अब जो बर्न है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। यानी कि इन्होंने क्या था, 2 और संगठन लिगुरिया से में क्रांति के बाद जब इन्हें इटली से देश निकाला दे दिया गया, तो उन्होंने 2 और नए गुप्त संगठनों की स्थापना कर दी। मरसेई में यंग इटली, बच्चों इनको ध्यान रखिएगा, ये आपके पेपर के पर्पज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मरसेई में यंग इटली और बर्न में स्थापित यंग यूरोप। ठीक है, ये किस पर्सनैलिटी के द्वारा स्थापित किए गए थे संगठन? जुसेपी मैत्सिनी के द्वारा। अब मैत्सिनी ने इन दोनों संगठनों की स्थापना की क्योंकि ये राष्ट्रवाद की स्थापना करना चाहते थे। कौन? मैत्सिनी। और साथ ही साथ लोकतंत्र की भी स्थापना करना चाहते थे। इसी के साथ ये राजतंत्र को भी जड़ से खत्म करना चाहते थे। अब मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र के जोरदार विरोध और उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने क्या किया कि रूढ़िवादियों को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया। ठीक है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या था, भय हो गया था कि अगर ये और जो ये काम कर रहा है ये ऐसे ही फेमस होते रहे, ठीक है, लोगों के बीच में, तो भाई क्या दोबारा से क्रांति आ जाएगी और राजतंत्र जो है वो क्या है दोबारा से जल्दी से खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैटरनिक ने कहा था, यानी कि ड्यूक मैटरनिक ने कहा था जुसेपी मैत्सिनी के बारे में कि वह इटली की सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन है। ठीक है जी। तो बस ये आपकी आज की वर्कशीट थी, और आइए अब हम इसके जो वर्कशीट के आपके प्रश्न उत्तर हैं, यानी कि प्रश्न हैं और उनके जो उत्तर हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब आपका पहला प्रश्न है, वियना संधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो वियना संधि की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। प्रमुख विशेषताओं में हम उन बातों को भी लिख सकते हैं कि मतलब किन मुद्दों पर बेसिकली वो जो वियना संधि थी वो की गई थी। तो पहला क्या था कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना की गई थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति से पहले जो वहाँ पर राजवंश शासन करता था बुर्बो राजवंश, दोबारा से क्या उसकी स्थापना की गई। ऐसा कहाँ पर? वियना संधि में बात की गई। फ्रांस की सीमा पर कई नए राज्य बनाए गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई फ्रांस क्या था कि उस टाइम पे एक ये सोच बन गई थी कि फ्रांस अगर कुछ भी करता था तो क्या होता था कि पूरे यूरोप में क्या है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था, ऐसा सोच थी। तो क्या है कि फ्रांस दोबारा से ऐसा कुछ ना कर सके या कोई मुसीबत ना खड़ी कर सके, तो उसकी सीमा पर क्या है कई नए राज्य बना दिए गए। तीसरा, पराजित फ्रांस ने नेपोलियन द्वारा जीते हुए इलाकों को छीन लिया गया। अब जो फ्रांस था और उसमें नेपोलियन ने बहुत सारे इलाकों को जीत कर क्या है फ्रांस में मिला दिया था, तो अब दोबारा से फ्रांस से उन इलाकों को क्या है छीन लिया गया। ये दूसरा प्रश्न आपका, मैटरनिक की भूमिका का वर्णन कीजिए।
अब चूंकि हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में पढ़ा था तो आओ देख लेते हैं हम। ड्यूक मैटरनिक जो थे वो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे, ठीक है। इन्होंने यूरोप की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जैसा कि हमने अभी देखा भी था, और वियना संधि में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैटरनिक का यूरोप में रूढ़िवाद की पुनर्स्थापना में सबसे बड़ा योगदान था। प्रश्न 3, मैटरनिक ने ज्यूसेप्पी मैत्सनी को हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन क्यों माना और वह किस सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे थे? इसका उत्तर देख लेते हैं हम। मैत्सनी राजतंत्र के विरोधी और लोकतंत्र के समर्थक थे, और मैत्सनी के इन विचारों से गए रूढ़िवादियों के मन में डर था। इसी कारण से ड्यूक मैटरनिक ने मैत्सनी को सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन माना था, ठीक है जी। तो ये कुछ कारण थे कि उसे सबसे खतरनाक दुश्मन मैटरनिक ने क्यों कहा था ज्यूसेप मैत्सनी को। और यहाँ पर जो मैटरनिक है वह रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, यानी कि जिस व्यवस्था का उसे मैत्सनी को खतरनाक दुश्मन बताया था या माना था, तो वह जो व्यवस्था थी वो रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था थी। प्रश्न 4 की बात कर लेते हैं। नेपोलियन युग के उपरांत यूरोप में क्या क्या परिवर्तन, यानी कि जब नेपोलियन को हरा दिया गया फाइनली, तो उसके बाद यूरोप में क्या क्या नए परिवर्तन देखने को मिले? तो नेपोलियन के उपरांत यूरोप में काफ़ी सारे परिवर्तन हुए। पहला तो परिवर्तन था यूरोप में रूढ़िवादिता की पुनर्स्थापना हुई। दूसरा, यूरोप में कई नए राज्यों का गठन किया गया। तीसरा, वियना कांग्रेस में फ्रांस को कमजोर करने के लिए नेपोलियन के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को दोबारा से छीन लिया गया, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी जो आज की वर्कशीट थी, तो ये आपकी वर्कशीट आज यहाँ पर खत्म होती है।